आ रहा है वो बिहार से 200-250 किलोमीटर दूर आया है। नेपाल के भी तिब्बत साइड में आया है और जो अभी तक की जानकारी है पानी का फ्लो काफ़ी कम हो गया है। अभी मुझे 1 लाख क्यूसेक से नीचे पानी आ गया है गंडक। तो अलर्ट रहने की बात है। इंडिया और नेपाल को ज्वाइंट ये जो फ्लड मैनेजमेंट का प्लान करना चाहिए। हम लोग बोलते रहे चाहे वो हाई डैम बनना हो नेपाल में या और कोई तरीका हो, उस सेग्रीगेट होकर नहीं आया तिब्बत चाइना में, अब पूरा नेपाल का एरिया बह गया। कुछ नेपाल में आएगा तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाए। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ है, जो त्रासदी हुई है, क्या उससे बिहार सीख लेने को तैयार है क्या? बड़ा सवाल है, क्योंकि उस सैलाब ने एक पूरी संस्कृति को ख़त्म कर दिया है। उस सैलाब ने नेपाल के उस हिस्से को ख़त्म कर दिया जिस हिस्से में दशकों से एक अलग तरीके की संस्कृति बसाने की कोशिश चल रही थी। लोगों ने मान लिया था कि अब ये नदी डेड हो चुकी है, इसका जलग्रहण क्षेत्र इतना ही रह गया है, अब हम वहाँ एक नई बस्ती बना लेते हैं, पर्यटन का एक नया केंद्र खड़ा कर लेते हैं, विदेशी सैलानियों के लिए एक खूबसूरत कह सकते हैं कि पर्यटन स्थल खड़ा कर लेते हैं, हमारी ज़िंदगी का एक अलग कह सकते हैं कि अर्थतंत्र बदल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें सोचकर लोग उस इलाके में पहाड़ी से उतरकर नदी के किनारे आकर बसे। देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे तरीके से ध्वस्त हुआ है। अधिकांश क्या है, सब नदी के कछार में लोग बसे हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ है। और जहाँ जहाँ नदी को रोकने के लिए, पनबिजली पैदा करने के लिए जहाँ जहाँ छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए गए थे, सारे के सारे ध्वस्त हो गए, कुछ भी नहीं बचा, पूरी संस्कृति खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये है कि इससे हम लोग सीख लेने की स्थिति में हैं क्या? क्योंकि ये सारी इलाके का जो कैचमेंट एरिया है, एक समय के बाद वो सारी कैचमेंट एरिया का पानी जब नेपाल को पूरा घेर लेता है तो उसके बाद बिहार में ही प्रवेश करता है। और उस बिहार को हम लोगों ने पिछले 15 वर्षों में क्या किया है, तटबंधों से, सड़कों से इस तरीके से बांध दिया है कि हम लोग मान लिए कि अब बाढ़ नहीं आने वाला है। 2004 का बाढ़ मुझे याद है, दरभंगा मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी को ध्वस्त करके रख दिया था। 4 लेन जो अभी आप देख रहे हैं दरभंगा मुजफ्फरपुर, कई जगह तोड़ दिया था। और उसके बाद रेलवे लाइन से लेके सब कुछ तोड़ते हुए खगड़िया तक तबाह बर्बाद कर दिया था। वो नेपाल के तमाम नदियों का जल किर्रा क्षेत्र है जहाँ अभी एम्स बन रहा है, जहाँ हमने सीतामढ़ी में तटबंध बनाकर उस इलाके के नदियों का पानी को हमने रोक दिया है। यह महज संयोग है कि पिछले 15 वर्षों से उस तरीके से पानी नहीं आई है। नहीं तो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी 4 लेन, फिर बागमती पर वहाँ पे ऊंचा तटबंध, ये ठीक है, इससे हमको बाढ़ से राहत मिल गया। आप समस्तीपुर से दरभंगा जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते में जहाँ देखिए कि जलग्रहण भरा रहता था, दोनों तरफ पानी, सातों बहन का जो है सो किर्रा स्थल हुआ करता था, वो उसको हम लोगों ने भरकर बड़ा ऊंचा तटबंध बना दिया है। बीच बीच में कई गांव बस गए हैं, एम्स बन रहा है वहीं। और दूसरा रोड है दरभंगा से मुजफ्फरपुर 4 लेन। वो सारी चीज़ें तब तक मतलब सुरक्षित है जब तक बाढ़ में पानी नहीं आया है, मतलब नदियों में उस तरीके का पानी उफान नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आएगा तो जो आप आज नेपाल में देख रहे हैं ना, उससे बड़ी त्रासदी होगी। दरभंगा समस्तीपुर का वो पूरा इलाका इसी तरीके से ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा जैसे नेपाल में हुआ है। एक बड़ी आबादी मुजफ्फरपुर, मतलब ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर, दरभंगा के बीच के इलाके में जो 7 नदियों का संगम स्थल है, जो बाद में करेह बनकर गंगा में जाकर मिलती है, उस इलाके में बड़ी आबादी
घर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 20-20 फीट 30-30 फीट पानी मिट्टी भर भर कर वो लोग घर बना रहे हैं। एम्स उसी इलाके में ले जाया गया है। तो ये तय मानिए कि हम लोगों की उम्र में ही उस तरीके की तबाही देखने को मिलेगा। और अभी इस ग्रहण क्षेत्रों को, जल ग्रहण क्षेत्रों को जो हम लोग तटबंधों और सड़कों से बांध दिया है, इसका क्या नुकसान हो रहा है किसी ने कभी सोचा है क्या? जिस इलाके में लोग बाढ़ से परेशान रहता था, उस इलाके में दरभंगा का एक बड़ा हिस्सा, मधुबनी का एक बड़ा हिस्सा, सीतामढ़ी का एक बड़ा हिस्सा पीने के पानी के लिए लोग तरस रहा है। पीने के पानी मिलना मुश्किल है उस इलाके में। टैंकर से पानी जा रहा है, सारे लोगों का चापाकल फेल हो चुका है। अब आप सोच लीजिए, समरसेबुल लगाया जा रहा है गांव गांव में, हर घर जल नल योजना समाप्त, फेल। 1-2 नहीं, कम से कम हजारों गांव की ये स्थिति है कि पीने की पानी की कमी हो गई। खेती बाड़ी तो छोड़ दीजिए, इस तरीके से तटबंध बनाने की वजह से। तो हमें लगता है कि नेपाल की त्रासदी हम लोगों ने देख लिया है। उस त्रासदी से बिहार की सरकार सबक ले। ये जो नदी जोड़ो योजना जो बना रहे हैं ना, जो काम प्रकृति ने करके गया है उसको तो हम संभाल नहीं रहे हैं। चले हैं नदी जोड़ने को, वाजपेयी जी कह दिए तो उसी पर सब चल दिए। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कोसी मेची जो जोड़ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई अध्ययन नहीं है। क्योंकि देख लीजिए ना, इन लोगों ने जो भवन बनाया है, सिग्नेचर बिल्डिंग, बिहार विधानसभा का नया बिल्डिंग, पता चला कि सोन नदी का वो कछार इलाका था। जब सोन उस दौर में गुजरती थी तो उसी होकर गुजरती थी। अंग्रेज बनाया उससे हट के, हम लोग बना दिए उसी पर। अभी देख लीजिए, पूरा बुलबुला निकलते रहता है, कोई बाथरूम, कोई बिल्डिंग सुरक्षित वहाँ नहीं है। पुलिस मुख्यालय बना दिए, पुलिस मुख्यालय भी उसी सोन का ये है, सोन गंगा जहाँ मिलती थी मनेर होकर, यहाँ से मसौडी होकर उसी पर हम खड़ा कर दिए। तो हम टेक्नोलॉजी के रूप में भले बड़ी बड़ी बात करते हो, लेकिन आज भी जो अंग्रेज करके गया है उससे हम लोग सीख नहीं लिए। जहाँ मन हो रहा है बिल्डिंग खड़े कर दे रहे हैं। उस बिल्डिंग में अब याद है कि रेलवे स्टेशन पर आप जाते हैं तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन है, हर जगह लिखा रहता है। कितना भी बाढ़ क्यों ना आ जाए, लेकिन उत्तर बिहार के किसी भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पानी नहीं चढ़ा है आज तक। कई बाढ़ को हमने खुद देखा। 2004 से बड़ा बाढ़ कोई थोड़ी हुआ आया था, उसमें भी नहीं चढ़ा था स्टेशन पर पानी। तो अंग्रेजों का प्लेटफॉर्म भी जहाँ बनाया वहाँ उतनी हाइट पर बनाया कि बाढ़ का पानी नहीं पहुँचे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? तो नेपाल एक सबक है, नेपाल से सबक लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। जो हालात है अभी, पीने के पानी के संकट से हम लोग जूझ रहे हैं और ये संकट बढ़ेगा। और 10 साल 15 साल के अंदर में मिथिलांचल के 1000 से अधिक गांव के लोग पलायन कर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खेती गृहस्थी खत्म हो जाएगा, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, मवेशी लोग पालना बंद कर दिया है। मतलब ये स्थिति है कि अप्रैल से लेके दिसंबर जनवरी तक यही स्थिति रहता है। बीच में अगर पानी बारिश हुई तो कुछ राहत मिलता है, लेकिन पानी नीचे जमीन में पानी ही नहीं है। क्योंकि हम तमाम नदियों को कहीं जहां जैसे हुआ, कहीं सड़क से तो कहीं बांध से, उसको हम लोगों ने बंद कर दिया है। जो उसका जल क्रीड़ा स्थल था उसको हम लोगों ने कई जगह पर रोक दिया है। आज स्थिति यह है कि हम पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। उस मिथिलांचल में जहाँ पग पग पोखर माख मखान और मछली हुआ करता था, वहाँ अभी पीने के पानी के लिए लोग तरस रहा है। मखाना की पूरी खेती दरभंगा पर अनुमंडल, दरभंगा परमंडल में जो मधुबनी और दरभंगा में होता था खत्म हो चुका है, पूर्णिया में शिफ्ट कर चुका है। पानी ही नहीं है, पोखर में पीने के लिए पानी नहीं है, मवेशी के लिए पानी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। हम उस त्रासदी से सीख ले नेपाल के इस त्रासदी से। नदियों को बांधे मत, नदियों का बांध कर आप चंद महीनों के लिए आप भले राहत देते हैं, लेकिन कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है शायद इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए नेपाल के त्रासदी से सीख लीजिए, नदियों को खोलिए, तटबंधों के सहारे मत नदियों को बांधिए, नहीं तो इस बिहार को, उत्तर बिहार को मरुभूमि में बदलने में से कोई नहीं रोक सकता। जो बाढ़ आया वो बिहार से 200-250 किलोमीटर दूर आया है, नेपाल के भी तिब्बत साइड में आया है। और जो अभी तक की जानकारी है, पानी का फ्लो काफ़ी कम हो गया है।
तो उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बात तो है ही। अभी 1 लाख क्यूसेक से नीचे पानी आ गया है गंडक, तो अलर्ट रहने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये सब एक मैसेज है अब इंडिया और नेपाल को ज्वाइंट ये जो फ्लड मैनेजमेंट का प्लान करना चाहिए। हम लोग बोलते रहे, चाहे वो हाई डैम बनना हो नेपाल में या और कोई तरीका हो, उस सेग्रीगेट होकर नहीं देख सकते, क्योंकि पानी आया तिब्बत चाइना में, अब पूरा नेपाल का एरिया बह गया। कुछ नेपाल में आएगा तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड सोचना चाहिए जो हम लोग बोल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो इशू है वो है जब नदी में जो कैरिंग कैपेसिटी पानी का कम हो गया है गाद को लेकर के, जो पूरा जो गंगा का में जो नदी मिलता है, गंडक हो, कोसी हो, कमला हो, बागमती हो, सब में कैरिंग कैपेसिटी कम है, गंगा में कैरिंग कैपेसिटी कम है। तो उसके लिए जो सिल्ट पॉलिसी आया है उसका रास्ता निकलना चाहिए, जो पानी का फ्लो फास्ट निकल जाए। इसमें चीज़ माने ये सब एक सिग्नल भी है कि फ्यूचर में आप इंटीग्रेटेड प्लान करके नहीं करते हैं। तो आप खुद जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, जब इस टाइप का अब ग्लेशियर पूरा फट गया, तो इस टाइप का जब कभी कभी आप देखिएगा कि नेपाल में या हम लोग के यहाँ भी एक सर्टेन एरिया में कुछ ही देर में इतना बारिश हो जाता है, उसको जो फ्लैश फ्लड में आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। और जो IMD है वो भी शायद इन चीज़ों को प्रिडिक्ट होता है ना, कि आज मानसून का प्रिडिक्शन होता है कि बारिश होगा, IMD भी फ्लैश फ्लड को या इस तरह के में सिचुएशन को शायद कैप्चर नहीं कर पाता। तो बहुत दुखद है, श्रद्धांजलि है। बहुत सारे भारत के भी लोग हैं जो वहाँ पर्यटक थे या जो नेपाल के लोग हैं, जितना बड़ा डिवास्टेशन हुआ